हमारे YouTube चैनल एवर्स एंड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10th का जो है 5वां पार्ट जो है डालने जा रहे हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह लगभग जो है जेनेटिक्स और क्या कहते हैं अंतिम चैप्टर हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट से है ना। और दोनों से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है और उसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन को। इससे पहले भी 4 पार्ट डाल चुके हैं, लगभग 80 क्वेश्चन डाल चुके हैं। 15-20 क्वेश्चन इसमें भी आएगा। एकदम दावा के साथ कहना है कि निश्चित रूप से जो है इसमें से क्वेश्चन आपका पूछेगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो सीधे क्वेश्चन पर पहुंचा जाए। एक संकर संकरण से प्रतिपादित होता है। ध्यान रखिएगा, इससे पिछला वीडियो में जो है हम इसको डाल चुके थे कि एक संकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी में जो लक्षणों का अनुपात जो होता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक, वो अलग अलग हम बता चुके थे। और उसी में जो है एक क्वेश्चन बच गया था। यह क्वेश्चन बराबर पूछता है, इंटर वाला में भी पूछा है, आप लोगों में भी कहीं पूछ सकता है कि एक संकर संकरण से प्रतिपादित होता है। कहने का मतलब कि जब एक विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसमें जो लक्षणों का प्रदर्शन होता है उसके आधार पर जो है कौन सा नियम प्रतिपादित होता है, तो प्रभाविता एवं विसंयोजन का नियम। किसका? प्रभाविता और विसंयोजन का नियम। ध्यान रखिएगा, एक संकर संकरण से। इसी तरह से जो है द्विसंकर संकरण से जो है स्वतंत्र अपविहवन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित होता है। हो सकता है इससे जो है हम पहले डाल चुके हैं या नहीं भी डाले हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि द्विसंकर संकरण में जो है किस नियम का प्रतिपादन होता है, तो स्वतंत्र अपविहवन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्वतंत्र अपविहवन का सिद्धांत। और उसी तरह से द्विसंकर संकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन और है। द्विसंकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात फिनोटाइपिक जो प्रदर्शित होता है, वह लक्षणों का अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:3:1। कितना होता है? 9:3:3:3:1। ध्यान रखिएगा, एक संकर संकरण में क्या लिखा थे? 3:1। उसके बाद जो है जीनोटाइपिक लक्षण जो होता है तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन यह जो है बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखना जरूरी है। देखिए 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। इत कहिएगा कि ऊपर से बह गया, सही में बह गया होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान टेक्निक लगाइएगा। तो इसमें जो है देखिए 1224, 12 दूना 24, 12 12 1, 12 दूना 24, 12 1 12, है ना। यह टेक्निक हो गया। इस टेक्निक पर आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन यह कम पूछता है, लेकिन याद रखना जरूरी है ना। इसका जीनोटाइपिक, एक संकर संकरण में जीनोटाइपिक क्या होता है, 1:2:1। बोर्ड 10th बोर्ड में जो है विशेष करके एक संकर संकरण वाला ही पूछता है, एक जीन की वंशागति वाला ही पूछता है, उसको आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण। आप जानते हैं कि कोशिका जो है आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का कार्य करता है। तो कोशिका में कौन ऐसी संरचना है जो आनुवांशिक गुणों को ढोता है, तो यही डीएनए और आरएनए। संचय करने का काम डीएनए करता है और स्थानांतरण करने का काम आरएनए करता है। आरएनए में भी कई प्रकार है जो कि आप 10th में नहीं, आप 12th में जाइएगा तब पढ़िएगा उसको। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्य रूप से टीआरएनए जो होता है वह आनुवंशिक गुणों को ढोने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, संग्रहण या संचयन करके भी पूछ सकता है। आनुवंशिक गुणों को संचयन करने का कार्य कौन करता है, संग्रहण करने का कार्य कौन करता है, तो डीएनए। और स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, आरएनए। ठीक, चलिए अब उसी में जो है जेनेटिक्स में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे।
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, और इसी को कहते हैं विकासवाद सिद्धांत। क्या कहते हैं? विकासवाद सिद्धांत। उसके प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और एक जगह जो है इसी में एक क्वेश्चन आ गया है, जीन शब्द प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोहानसन के द्वारा। कहीं जोहानसन भी लिखता है, जोहानसन भी लिखता है। जीन शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो जोहानसन। कौन थे? जोहानसन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए, मानव की उत्पत्ति हुई थी कहां से? अफ्रीका में। कहां में हुई थी? तो अफ्रीका में, है ना। अब कहिएगा कि मानव सीधे जन्म लिया था? नहीं, मानव का जो वंशज है, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई है, चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी कहां से संबंधित है? तो अफ्रीका से संबंधित है ना। अफ्रीका से संबंधित है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि मानव की उत्पत्ति कहां से हुई, तो चिंपैंजी जो है वहां अफ्रीका से संबंधित है, तो इसीलिए जो है यहाँ अफ्रीका दिया हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत। जिस तरह से यहाँ जो है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत, उसी तरह एक और सिद्धांत आया था जैव विकास से संबंधित। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लामार्क। कौन थे? लामार्क, जिसे लामार्कवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लामार्कवाद भी कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। हाँ, जैव विकास को प्रमाणित करने की जो बात आई थी, तो उस पर जो है कई मत प्रस्तुत किए गए थे। उसमें जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, तो समजात अंग, असमजात अंग, भ्रूण, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म, जीवाश्म विज्ञान, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संरचना एवं उत्पत्ति एक समान, मतलब कि दो अलग अलग प्रजाति वाले जीवों के किसी अंगों की संरचना और उत्पत्ति एक जैसा, कार्य अलग अलग। उतना हम विस्तृत नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। दो अलग अलग प्रजाति वाले जीवों का वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसा, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, तो ऐसा अंग क्या कहलाता है? तो समजात अंग। क्या कहलाता है? समजात अंग, है ना। ध्यान रखिएगा, संरचना और उत्पत्ति एक जैसा, कार्य भिन्न भिन्न, तो समजात अंग। संरचना और उत्पत्ति में भिन्नता और कार्य एक जैसा, तो असमजात अंग। आगे शामिल किए हैं, चलते हैं उसको कहते हैं असमजात अंग। क्या कहते हैं? असमजात अंग। इसमें विशेष करके जो है उदाहरण जरूर पूछता है ना। परिभाषा आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन उदाहरण पूछता है। तो उदाहरण हम 2 प्रकार से शामिल कर दिए हैं। मुख्य रूप से मनुष्य, बिल्ली, मेढक, पक्षी के अग्रपाद। अग्रपाद मनुष्य का अग्रपाद मतलब कि हाथ, है ना। तो बिल्ली का तो अग्रपाद होता ही है, मेढक का अग्रपाद होता ही है, पक्षी में 2 टांग होता है, लेकिन वही अग्रपाद है उसका, है ना। अब चलिए, यहां था संरचना एवं उत्पत्ति एक समान। यह चारों जंतुओं के अग्रपाद जो है उसकी उत्पत्ति एक जैसा हुआ है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग हैं। कैसे? चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। मनुष्य का अग्रपाद किसी भी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, बिल्ली का अग्रपाद आगे बढ़ने के लिए, मेढक का अग्रपाद जो है छलांग लगाने के लिए, पक्षी का अग्रपाद जो है उड़ने के लिए। कार्य अलग अलग हो गया, लेकिन इसकी संरचना जो है आप देखिएगा, इसका अध्ययन कीजिएगा, इसकी अस्थियों की अध्ययन कीजिएगा, तो निश्चित रूप से जो है वह एक जैसा लगेगा। ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण ले लिए हैं, एबीज, सरीसृप, उभयचर, मानव। वही बात आ गया, सेम टू सेम। एबीज के अंतर्गत पक्षी आ गया, सरीसृप के अंतर्गत इसमें तो नहीं है, सरीसृप के अंतर्गत जो रेंग करके चलता है उसके बारे में। उसके बाद जो है उभयचर के अंतर्गत आ गया मेढक, उसके बाद मानव के अंतर्गत आ गया मनुष्य, है ना। तो इसके जो है अग्रपाद वही समजात अंग के उदाहरण हैं। बस इसी का उल्टा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्नता तथा कार्य समान हो तो कहलाता है समजात अंग। इसी को थोड़ा सा बिरहत ले लीजिए कि
दो अलग अलग प्रजाति वाले या दो से अधिक अलग अलग प्रजाति वाले जीवों का वैसा अंग जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्नता हो, मतलब कि संरचना एवं उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हो लेकिन कार्य एक जैसे हो, तो उसे असमजात अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमजात अंग, है ना। अब जिसका उदाहरण लीजिए, तितली एवं पक्षी का पंख, यह असमजात अंग का उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति अलग अलग हुआ है लेकिन कार्य एक जैसा है। एक जैसा क्या है? कार्य समानता है। तितली और पक्षी का पंख मुख्य रूप से उड़ने का कार्य करता है ना। और इसकी संरचना जो है, तितली का जो पंख है वह मुख्य रूप से उड़ने के लिए है, लेकिन पक्षी का जो पंख है वह उड़ने के लिए नहीं है। वह प्रकृति ने बनाया था शरीर को ढकने के लिए, लेकिन वह निरंतर अभ्यास के कारण जो है वह उड़ना प्रारंभ कर दी, इसीलिए उसको पंख के रूप में बोलते हैं, है ना। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, इसमें भी वही बात है। इसकी उत्पत्ति और संरचना जो है अलग अलग जैसा है, लेकिन कार्य जो है बस वही उड़ने के लिए है। चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, पक्षी का पंख जो है शरीर को ढकने के लिए, है ना। लेकिन काम क्या करता है? तो वह उड़ने का काम करता है। ठीक। अब चलिए, यह भ्रूण विज्ञान से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वह भ्रूण और भ्रूण विज्ञान कैसे जो है जैव विकास को प्रमाणित करता है। जैसे देखिए, मेढक, ये हो गया उभयचर, रेप्टिलिया तो है, ये बीज मेमेलिया, इस सभी के भ्रूण का जब अध्ययन कीजिएगा तो इस सब के भ्रूण का अध्ययन करने से यह लगता है कि यह जीव आपस में समान है। क्या है? यह जीव आपस में समान है। और आप इसका अध्ययन कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है यह जो है कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। किस संघ के अंतर्गत? कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। और इसके भ्रूणों का अध्ययन अगर किया जाए तो भ्रूणों में समानता पाई जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो हुई है निरंतर विकास के कारण हुआ है। यही जैव विकास को प्रमाणित किया है। जैसे समजात और समजात कर रहा है, उसी तरह जैव विकास भ्रूण कर रहा है, उसी तरह जीवाश्म कर रहा है। ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और विशेष करके मानव वाला जरूर पूछता है, मानव का लिंग क्रोमोसोम कौन होता है? तो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह लिंग क्रोमोसोम होता है ना। नर में XY और मादा में XX, है ना। मानव की बात करते हैं। और जो किसी भी जीवों की अगर बात करें तो लिंग निर्धारण का कार्य करता है तो लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक। अब चलिए, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। अजैव घटक के अंतर्गत आता है। अजैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मृदा हो गया, जल हो गया, मृदा मतलब मिट्टी, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य की किरणें हो गया, तापमान हो गया, दाब हो गया, यह सब अजैव घटक है। तो अजैव घटक कहाँ से आ गया? तो हम लोग पारितंत्र पढ़े थे, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो जैव और अजैव घटक मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं ना। तो उसी के अंतर्गत यह अजैव घटक है ना। जैव घटक के अंतर्गत कौन कौन होता है? तो जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, अपघटनकर्ता हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हम उत्पादक को शामिल किए हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक कौन हो गया? तो जो प्रकाश संश्लेषी होता है ना। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकाश संश्लेषी पादप जो है उत्पादक हो गए, है ना। उत्पादन करने का काम करता है। प्राथमिक उपभोक्ता तो जो पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब कि लगभग जितने भी शाकाहारी जंतु हैं सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी जंतु आ जाते हैं। तो कुछ मांसाहारी जंतु जो है द्वितीयक पर ही जो है समाप्त हो जाता है, तो कुछ तृतीयक तक जाता है ना। वह आहार श्रृंखला बनाइएगा तो उस पर जो है आप स्पष्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। जैसे कि स्थल पर एक उदाहरण दे दिए हैं, यही क्वेश्चन पूछता है, स्थलीय आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, है ना। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम एक उदाहरण दे दिए हैं। जैसे पादप, पादप पर निर्भर कौन रहता है? तो हिरन। हिरन को कौन खा जाता है? तो बाघ। तो यह स्थल पर हो रहा है यह क्रिया, तो यह हो गया स्थलीय उपभोक्ता। क्या हो गया?
स्थलीय आहार श्रृंखला। क्या हो गया? स्थलीय आहार श्रृंखला। एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दिए तो जो जल में आहार श्रृंखला बनता है, जैसे कि जल में छोटे छोटे पौधे जो है शैवाल उगते हैं। शैवाल को कौन खाता है? तो छोटा छोटा कीट खाता है। उस कीट को कौन खा जाता है? कीट को कौन खा जाता है? तो छोटी मछली खा जाती है। छोटी मछली को कौन खाता है? तो बड़ी मछली खा जाती है। उस मछली को कौन खा जाता है? तो बगुला खा जाता है। इस तरह से जल में जो आहार श्रृंखला बन रहा है इसको कहते हैं जलीय आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं? जलीय आहार श्रृंखला। चलिए, इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से जो है आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से तैयार किया हुआ है ना। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो स्वाभाविक है कि आहार श्रृंखला जो बन रहा है इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, है ना। तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है ना। आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरित होता है। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो कितना स्थानांतरण होता है? तो मात्र 10%। और इसी कारण जो है मात्र 10% एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होता है। तो इसीलिए जो है जीवों की संख्या घटती हुई चली जाती है, जिससे पिरामिडीय संरचना का निर्माण होता है। पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है, उससे कम हो जाता है तो शाकाहारी जंतु का, उससे कम हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता का, उससे कम हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता का, उससे कम हो जाता है तृतीयक उपभोक्ता का, है ना। अब घटनकर्ता को नहीं लेंगे यहाँ, है ना। यह आहार श्रृंखला के अंतर्गत है ना। मात्र 10%। कितना? मात्र 10%। अब एक एरोसोल प्रदूषण में चले गए हैं। एक एरोसोल का चर्चा होता है और यह क्वेश्चन भी पूछता है, एरोसोल रसायन पाया जाता है किसमें? तो हम लोग जो सेंट से रखते हैं शरीर पर, उसमें जो है एरोसोल रसायन पाया जाता है। वह जो क्रीम क्या कहते हैं, शेविंग जो करते हैं, शेविंग करते समय जो क्रीम लगाते हैं झागदार क्रीम, उसमें एरोसोल रसायन पाया जाता है। कीटनाशी जो हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं उसमें एरोसोल रसायन पाया जाता है। गंधहारक डिओडोरेंट जो होता है उसमें जो है एरोसोल रसायन पाया जाता है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है ना। यह जो है एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन जो है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं, उसका निर्माण करता है और वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ओजोन परत का जो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है? O3 होता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। O3 होता है। क्या होता है? O3, है ना। और अंतिम क्वेश्चन आपका है CFC से संबंधित। CFC जो है कहाँ पर किस किस में पाया जाता है? यह एक प्रकार का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, प्रदूषक है। यह कहाँ पाया जाता है? तो एयर कंडीशन में पाया जाता है, शीतलक में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, जेट इंजन में पाया जाता है, अग्निशामक यंत्र में पाया जाता है। इन सभी में CFC पाया जाता है और इसका प्रयोग जितना ज्यादा कीजिएगा उतना हमारा ओजोन परत प्रभावित होगा। तो अभी तक जो है लगभग 5 वीडियो बना चुके हैं बायोलॉजी से संबंधित, और यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको जरूर देखते रहिएगा और परीक्षा में जरूर रिवाइज करके जाइएगा। हमारा दावा है कि निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन लड़ेगा। धन्यवाद।